Hello students, I am Bhupendra Bairagi and I welcome you to my YouTube channel Learn English with Bhupen Sir. Today we will discuss the second part of your second lesson from class 9 Bihai book, and the name of that part is The Shehnai of Bismillah Khan. So if you like the video, press the like button and subscribe to my channel. So we'll start with the video. First of all, we will read the content which is written under the heading of Before You Read. So here writer has given us some pictures and want to ask us a question. So there it is. Do you know these people? What instrument do they play? So here writer wants to ask if we know these people and we know what instrument do they play. पूछा है कि क्या आप इन लोगों को जानते हैं और क्या जानते हैं कि किस तरह के इंस्ट्रूमेंट, कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे. Let's come to the second point. Think of Shehnai and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. तो वो कह रहे हैं कि जैसे ही आप शहनाई के बारे में सोचते हैं, आपके दिमाग में शहनाई का ख्याल आता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक ही ख्याल आता होगा कि शादी हो रही है किसी की, या ऐसा कोई ओकेशन हो रहा है उसके जैसा एक उसी की तरह से कोई इंसिडेंस हो रहा है. मैंने यहाँ पे आपको वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं. जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उनको अंडरलाइन करके उनके सामने बोल्ड में उनके वर्ड मीनिंग दिए हैं, आप उनको देखते चलें तो समझ में आता जाएगा. सो यहाँ ये कह रहे हैं कि जब भी आप शहनाई का नाम सुनते हैं तो शायद आपके दिमाग में सबसे पहले जो ख्याल आता है वो ये आता है कि कोई शादी या उसके जैसा कोई फंक्शन है, उस फंक्शन में शहनाई बजती है. एंड द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, द शहनाई मैस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट. और दूसरी चीज़, जैसे ही आप शहनाई का नाम सुनेंगे तो पहला ख्याल तो आपके दिमाग में ये आता है कि शादी में बजती है, और दूसरा ख्याल जो आता है वो ये आता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में, जो कि मास्टर थे, एक्सपर्ट थे शहनाई बजाने के लिए, तो उनके बारे में ख्याल आता है. आप जैसा कि पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ दो इमेजेस है. एक इमेज जो है जिसमें रेड कलर का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको पुंगी कहते हैं, और इसके बाद जो ये वुडन जो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें गोल्डन कलर का आगे का इसका फ्रंट है उसको शहनाई कहते हैं. इन दोनों के पीछे क्या राज है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इसके बारे में लेसन है, और ये लेसन जो है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का है. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in a royal residence for it had a shrill sound. यहाँ कह रहे हैं कि एम्पेरर औरंगजेब जो थे, सम्राट औरंगजेब एक सम्राट थे. सम्राट जो होते हैं वो राजाओं के राजा, मतलब बड़े राजा जिनके अंडर और भी राजा रहते हैं, तो वो थे. उन्होंने अपने रॉयल रेसिडेंस में, रॉयल रेसिडेंस मतलब जहाँ राजा महाराजा रहते हैं, उस रेसिडेंस में पुंगी नाम का जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट था उसे बजाने के लिए बैन कर दिया था, उस पर बैन लगा दिया था, स्टॉप कर दिया था. ऐसा क्यों किया था? क्योंकि उसका जो साउंड था वो श्रिल था. श्रिल मतलब शार्प, तीखा, जो कानों को चुभता है. एंड अनप्लीजेंट था, वो इरिटेटिंग था, जिससे गुस्सा आता है. तो उन्होंने उसको बंद कर दिया था, बैन करवा दिया था. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर. पुंगी जो था वो जेनरिक नेम बन गया था. जेनरिक नेम क्या होता है, यहाँ पे नीचे मीनिंग दे रखा है, अ नेम गिवन टू अ क्लास और ग्रुप एज होल. मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि नॉइस करते हैं, केवल शोर मचाते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को सबको पुंगी ही कहते थे. तो रीडेड इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? विंड इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्लूट एंड ऑल, राइट. तो ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि केवल शोर मचाने के काम आते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट के रूप में पुंगी को जाना जाने लगा. Few had thought that it would one day be revived. कुछ लोग ये सोचते थे कि शायद एक दिन ऐसा आएगा कि इसकी फिर से नई शुरुआत होगी, रिफ्रेश होके आएगा ये. A barber of a family of professional musician who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. अब यहाँ बताया जा रहा है कि एक ऐसा बार्बर, एक ऐसा नाई जिसको आना जाना अलाउ था, रॉयल फैमिली में वो चले जा सकते थे, और वो प्रोफेशनल म्यूजिशियन फैमिली से थे. तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो पुंगी की जो टोनल क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करेंगे. टोनल क्वालिटी मतलब रिलेटेड टू टोन. जो टोन होती है, किसी से बात करते हैं वो टोन, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी टोन, तो उस टोन की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे. ही चूज अ पाइप विद अ नेचुरल होलो स्टेम दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप. उन्होंने क्या किया, एक पाइप लिया, नेचुरल पाइप लिया. होलो पाइप मतलब जो दोनों तरफ से जिसमें छेद हो,
आर पार जिसमें जाया जा सके, जैसे पाइप होते हैं पानी के पाइप, उस तरह का पाइप। और उन्होंने ये उसको क्या किया, वो थोड़ा बड़ा था और थोड़ा चौड़ा भी था पुंगी से। उन्होंने उसके ऊपर 7 होल किए, 7 होल्स, ठीक है। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sound were come। जैसा कि हम देखते हैं बांसुरी बजाने वाले जो लोग होते हैं, वो जो उसमें छेद होते हैं उनको बंद करते हैं, खोलते हैं अपनी फिंगर्स से, तो वैसे ही उन्होंने भी किया। उन्होंने जब क्लोजिंग और ओपनिंग करते रहे उन होल्स को अपनी फिंगर्स से, तो सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड आ रहा था। मेलोडियस मतलब म्यूजिकल। He played the instrument before royalty and everyone was impressed। जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके देख लिया तो उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को रॉयल्टी के सामने बजाया। रॉयल्टी यानी कि वहाँ पर जहाँ पर राजा महाराजा बैठते हैं और उनके मंत्री वगैरह बैठते हैं, तो उनके सामने बजाया और सब लोग इम्प्रेस हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। अब जो इंस्ट्रूमेंट था वो पुंगी से अलग था, लेकिन उसका कोई नाम नहीं रखा था, तो ये सोचा गया कि उसके लिए एक नया नाम रखा जाए। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड in the Shah's chamber and was played by a nai, the instrument was named the Shehnai। So जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ी तो उसका नाम रखना था, तो नाम क्या रखा गया, क्योंकि ये सबसे पहली बार शाह के चैम्बर में बजाया गया था। औरंगजेब शाह थे तो उनके चैम्बर में, उनके वहाँ पे बजाया गया था, और एक नाई के द्वारा यानी एक बार्बर के द्वारा बजाया गया था, इसलिए इसका नाम शहनाई पड़ा। अब हम सेकेंड पैराग्राफ पे आते हैं। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड अस्पीशियस। मतलब जो शहनाई का साउंड था उसको अस्पीशियस यानी शुभ, फॉर्चुनेट माना जाने लगा। आप देखते हैं शादी वगैरह जो होती है उस फंक्शन में शहनाई के बिना होता ही नहीं है कोई कार्यक्रम, ठीक है। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज़ एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और इसी वजह से आज भी ये मंदिरों में शहनाई बजाई जाती है, और जो भी नॉर्थ इंडियन वेडिंग है, जितनी भी नॉर्थ इंडियन वेडिंग है उसका ये इसेंशियल पार्ट है, उसमें शहनाई ज़रूर बजती है। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट। मतलब शुरुआत में क्या था, पास्ट में जो शहनाई थी वो एक नौबत के रूप में मानी जाती थी। नौबत क्या होते हैं, 9 जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके ग्रुप को नौबत कहते हैं। ट्रेडिशनल ensemble मतलब ए ग्रुप ऑफ ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स, तो उन इंस्ट्रूमेंट का एक पार्ट मानी जाती थी। 9 इंस्ट्रूमेंट्स होते थे वहाँ पे, और वो कहाँ मिलते थे, रॉयल कोर्ट में। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग। बहुत पहले तक नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं, अभी बहुत नए नए तक कहा जा रहा है कि ये केवल टेम्पल्स और शादियों में ही काम आती थी। शादी और टेम्पल्स में ही इनको बजाया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अब इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल इवेंट में लेके आना और क्लासिकल स्टेज पर लेके आने का पूरा क्रेडिट किसको जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। यहाँ वर्ड मीनिंग दे रखे हैं, जैसे एस्पिशियस का दे रखा है, इंडिस्पेंसेबल का दे रखा है, ऑन्सम्बल का दे रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम थर्ड पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में बताया जा रहा है। एज अ 5-year-old, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ दुमरान इन बिहार। जब बिस्मिल्लाह खान 5 साल के थे तो वो गिल्ली डंडा खेलते थे तालाब के पास में, तालाब के किनारे। एक पुराना स्टेट, जब आप देखते हैं कि भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था, राजा महाराजाओं का राज था, तो अलग अलग स्टेट बने हुए थे, बड़े बड़े स्टेट थे, कुछ छोटे स्टेट थे। तो दुमरान नाम का एक स्टेट था जो कि बिहार में था। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारीजी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेटिंग 1.25 kg, और प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। जब वो गिल्ली डंडा खेल लेते थे तो उसके एंड में वो बिहारी जी के मंदिर में जाते थे और वो भोजपुरी में चैता गाते थे। चैता क्या होता है, भोजपुरी में गाया हुआ गीत होता है भगवान के भजन जैसा। और उसके गाने के बाद जो वहाँ के लोकल महाराजा थे वो उनके चैता से खुश होते थे और उनको 1.25 किलो का एक लड्डू गिफ्ट देते थे, इनाम में देते थे। दिस हैपेंड 80 years ago। ये कब की बात है, 80 साल पहले की बात है। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया,
द भारत रत्न। तो देखिए क्या किया, 80 साल पहले जिस लड़के ने, छोटे से बच्चे ने 1.25 किलो का लड्डू जो जीतता था, 80 साल बाद उन्होंने भारत का सबसे बड़ा, हाईएस्ट, सबसे ऊंचा सामाजिक सम्मान जो होता है द भारत रत्न, वो जीता। तो एक प्राउड मोमेंट है, बहुत बड़ी बात है। हम 4th पैराग्राफ पे आते हैं। Born on 21st March 1916, Bismillah belonged to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather, Rasul Baks Khan, was the Shehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. His father, Pegambar Baks, and other paternal ancestors were also great Shehnai player. क्या कहा गया कि 21 मार्च 1916 में इनका जन्म हुआ था और बिस्मिल्लाह जो थे वो एक बहुत ही प्रसिद्ध म्यूजिशियन फैमिली से थे बिहार की। इनके जो दादा थे रसूल बख्श खान, वो शहनाई नवाज़ थे। शहनाई नवाज़ मतलब शहनाई मास्टर थे भोजपुर किंग के कोर्ट में। और इनके जो पिताजी थे पैगंबर बख्श, और उनके अदर जो पैटर्नल एंसेस्टर थे, एंसेस्टर मतलब फोर फादर्स, पूर्वज, वो भी ग्रेट शहनाई प्लेयर्स थे। 5th पैराग्राफ पे आते हैं। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ, मतलब बहुत जल्दी उन्होंने म्यूज़िक में अपना इंटरेस्ट दिखाया और म्यूज़िक के तरफ उनका रुझान आ गया। टुक टू मतलब चूज़, यहाँ पे पसंद करना। एट द एज ऑफ 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, Bismillah was fascinated watching his uncle practice the शहनाई। जब 3 साल की उम्र थी और इनकी माताजी, बिस्मिल्लाह खान साहब की माताजी, जब इन्हें अपने घर ले गई, मायके ले गई, मैटरनल अंकल के यहाँ ले गई, तो वहाँ बनारस में, अब जो वाराणसी के नाम से जाना जाता है, तो बिस्मिल्लाह खान जो हैं वो, उनके जो मामा थे वो शहनाई बजाते रहते थे, तो उनको बहुत अच्छे से देखते थे और आनंदित होते थे, खुश होते थे। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the शहनाई। और जल्द ही क्या हुआ, वो उनके साथ जाने लग गए। अली बख्श जो कि उनके मामा थे, उनके साथ जाने लग गए। वो कहाँ जाते थे? विष्णु टेम्पल, बनारस में विष्णु टेम्पल था, तो वहाँ पर उन्हें अपॉइंट किया गया था। वो शहनाई बजाया करते थे, तो अपने साथ में वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भी लेके जाते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। क्या कह रहे हैं कि अली बख्श जो है शहनाई बजाया करते थे और बिस्मिल्लाह खान उनके पास बैठ के अट्रैक्ट होते रहते थे शहनाई से, और अंत तक कई घंटे चलते रहता था, लेकिन वो वहीं पे बैठे बैठे उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर सुना करते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। धीरे धीरे उन्होंने प्रैक्टिस करना चालू किया, लेसन्स को सीखना चालू किया, और पूरे पूरे दिन बैठकर वो प्रैक्टिस करते रहते थे शहनाई बजाने की। For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of Ganga become the young apprentice's favorite haunts, where he could practice in solitude. कई सालों तक उन्होंने प्रैक्टिस की, जैसे बालाजी टेम्पल में किया, मंगला मैया के टेम्पल में किया, बैंक्स ऑफ द गंगा मैया के किनारे उन्होंने कई सालों तक प्रैक्टिस की जब वो यंग थे। अप्रेंटिस मतलब ट्रेनी, तो किसी चीज़ को सीखने जाते हैं तो उसको अप्रेंटिस कहते हैं, तो ट्रेनी थे। और उनकी फेवरेट जगह हुआ करती थी, हॉन्ट्स मतलब पजेसेस, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड मतलब अलोननेस। अकेले वो प्रैक्टिस करा करते थे, बालाजी टेम्पल में जाया करते थे, मंगला मैया के टेम्पल में जाया करते थे, गंगा नदी के किनारे वो प्रैक्टिस किया करते थे। द फ्लोइंग वाटर्स of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai। अब ये क्या कहा गया है कि जो फ्लोइंग वाटर है, बहता हुआ पानी है गंगा माँ का, वो उन्हें इंस्पायर करता था कि वो नई नई चीज़ें इम्प्रोवाइज़ करें। इम्प्रोवाइज़ करना मतलब इनोवेटिव लेना, कुछ ऐसे रागों को, ऐसे राग जो कि शहनाई के लिमिट से परे माने जाते थे, बियॉन्ड मतलब अबव, शहनाई में वो नहीं बजाए जा सकते, ऐसे राग इम्प्रोवाइज़ करने के लिए गंगा माता का बहता हुआ जो पानी था वो उन्हें इंस्पायर करता था। एट द एज ऑफ 14, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the Allahabad music conference. At the end of his recital, Ustad Fayyaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and one day you shall make it." क्या कहा इन्होंने? जब बिस्मिल्लाह खान 14 वर्ष के थे तो वो अपने
अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए थे। कॉन्फ्रेंस में जब कॉन्सर्ट पूरा हो गया तो उसके अंत में उस्ताद फैयज़ खान जो थे उन्होंने उनके सिर पर ऐसे थपथपाया जैसे छोटे बच्चों को थपथपाते हैं, और बैक पे भी थपथपाया, पीठ भी थपथपाई, और उन्होंने कहा कि खूब मेहनत करो और तुम पक्का इसमें बहुत अच्छा करोगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। क्या हुआ, 1938 में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई लखनऊ से, तो वहाँ पे उन्हें ब्रेक मिला। ही सून बिकम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और बहुत जल्द ही वो सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले शहनाई प्लेयर हो गए रेडियो पे। मतलब रेडियो पे उनके प्रोग्राम आने लगे और लोग उन्हें रेडियो पे कई देर तक सुनते रहते थे। 7th पैराग्राफ में आते हैं। व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश को 15 अगस्त 1943 में आज़ादी मिली थी। तो उस दिन जब आज़ादी मिली तो बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय थे जिन्होंने पूरे नेशन का वेलकम किया था। कैसे? अपनी शहनाई की तरह शहनाई बजाई थी। ही poured his heart out into राग काफ़ी from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपना दिल निकाल करके पूरा उस शहनाई में डाल दिया और उन्होंने राग काफ़ी बजाया था रेड फोर्ट पर, और उनके जो ऑडियंस थे उनमें उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इंक्लूड थे, जिन्होंने उसके बाद अपनी फेमस स्पीच दी थी, जिसका जो बहुत ही फेमस है। आप उसको कहीं पे भी देख सकते हैं, अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट पे देख सकते हैं, जिसका नाम है थ्रिस्ट विद डेस्टिनी। 8th पैराग्राफ पे आते हैं। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड एब्रोड। बिस्मिल्लाह खान साहब ने कई सारे अच्छे यादगार परफॉर्मेंसेस दिए थे, भारत में भी और विदेश में भी। His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpet and other souvenirs. क्या कहा गया कि उनकी जो पहली एब्रोड यानी बाहर देश से बाहर की जो यात्रा थी वो अफगानिस्तान की थी, जहाँ पर किंग ज़ाहिर शाह जो थे वो उनसे इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने उनको बहुत ही बेशकीमती पर्शियन कारपेट गिफ्ट किया और भी सारी चीज़ें गिफ्ट की। सोवरेन्स मतलब क्या होता है? गिफ्ट्स होते हैं जो कि याद के तौर पे दिए जाते हैं। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक। ऐसा नहीं कि किंग जो थे वो अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो इनके म्यूज़िक से डिलाइटेड थे, और भी लोग थे। वो कौन थे? फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट जो थे वो इतने ज़्यादा खुश हुए जब उन्होंने बिस्मिल्लाह को शहनाई बजाते हुए सुना, तो उस इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने अपनी एक मूवी का नाम रखा गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, दिल का खिलौना है टूट गया, turned out to be a nationwide चार्टबस्टर। अब ये जो फिल्म थी सुपर हिट या हिट रही, और जो बिस्मिल्लाह खान के द्वारा कंपोज किया गया एक गाना था दिल का खिलौना है टूट गया, वो चार्टबस्टर बना। चार्टबस्टर मतलब रिकॉर्ड ब्रेकर, जो रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, ऐसा गाना बना। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू विच विजय भट्ट्स गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवासन्स कन्नड़ वेंचर सनाधि अपन्ना। हालांकि बिस्मिल्लाह खान को इस रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली, बहुत ज़्यादा फेमस हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने केवल 2 फिल्म्स की। सेलोलिड मतलब यूज टू रिफर टू मूवी और फिल्म। पुराने टाइम पे मूवीज़ और फिल्म को बताने के लिए सेलोलिड शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। सेलोलिड क्या होता है? सेलोलाइड मतलब वो एक रील होती है, जैसे कैमरा का रोल होता है जिसके ऊपर फ़ोटो छपी होती है, इस रील को सेलोलाइड बोलते हैं। तो सेलोलाइड जो है वही है, इसलिए इसको म्यूज़िक या फिल्म इंडस्ट्री से जोड़ के देखा जाता है। तो कहा गया है कि उनका वहाँ पे सक्सेस होने के बाद भी उनके जो वेंचर्स थे, वेंचर्स मतलब प्रोजेक्ट, वो केवल 2 ही प्रोजेक्ट थे, एक था गूंज उठी शहनाई और एक था सनाधि अपन्ना। ऐसा क्यों? आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लेमर ऑफ द वर्ल्ड फिल्म वर्ल्ड। क्या कहा उन्होंने?
बिस्मिल्लाह खान कहते हैं कि नहीं, मैं ये आर्टिफिशियल लाइफ और ये ग्लैमर जो है फिल्मों का, ये नहीं एडजस्ट कर पाता हूँ, मैं इनके लिए नहीं बना। ही सेज विथ एम्फेसिस, ये जोर देते हुए उन्होंने कहा, इसलिए उन्होंने ज़्यादा फिल्में नहीं की। 9th पैराग्राफ पे आते हैं। अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन कम थिक एंड फास्ट। ये कहा गया कि इनको जो अवार्ड्स मिले थे और ये जो पहचान मिली थी वो बहुत ही बल्क में मिल रही थी। बल्क में मतलब बहुत सारे इकट्ठे मिल रहे थे। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय थे जिन्हें बहुत ही सुप्रसिद्ध लिंकन सेंटर हॉल जो है यूनाइटेड स्टेट में, वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन द मॉन्ट्रियल, इन द कांस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। मतलब कई सारे ऐसे फेस्टिवल्स थे जो कि कल्चर से रिलेटेड थे, म्यूज़िक से रिलेटेड थे, वहाँ पे उन्होंने परफॉर्म किया। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, ताहार मोशिकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। मतलब वो इतने फेमस हुए इंटरनेशनली पूरी दुनिया में कि उनके नाम से तेहरान में एक ऑडिटोरियम है जिसका नाम है ताहार मोशिकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम से वहाँ पर एक ऑडिटोरियम भी बनाया गया। 10th पैराग्राफ में आते हैं। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म विभूषण एंड पद्म भूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। मतलब जो भी नेशनल अवार्ड्स थे, राष्ट्रीय पुरस्कार थे, वो उनको मिलते गए। उनको पद्मश्री मिला, पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला और जैसा कि आप जानते हैं लेटर उनको भारत रत्न भी मिला। कन्फर्ड मतलब गिवन। 11th पैराग्राफ पे आते हैं। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say is, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न मिला। उनकी छाती पर, उनके सीने पर जो बड़ी खुशी से उन्होंने अवार्ड का रखा और उन्होंने, उनकी आंखों में चमक थी और खुशी थी और उनके साथ उन्होंने कहा, उनके जो शब्द थे वो ये थे कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को म्यूज़िक को सिखाइए। और हिंदुस्तान का ये सबसे रिचेस्ट यानी कि सबसे ऐसा ट्रेडिशन है जो बहुत ही कीमती है। और उन्होंने ये भी कहा कि वेस्ट यानी आजकल जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो भी हमारा म्यूज़िक सीखना चाहती है और अब सीखने लगी है। 12th पैराग्राफ पे आते हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही इज़ fondly called in exceedingly fond of Banaras and Dumran, and they remain for him the most wonderful towns of the world. हालांकि जैसा कि हमने देखा कि पूरी दुनिया में वो घूमे, लेकिन खान साहब कहा जाता था उनको, प्यार से खान साहब कहते थे। उनके लिए बनारस और दुमरान का जो प्यार था वो उनके दिल में हमेशा से था। वो वहाँ उसको नहीं छोड़ना चाहते थे, वहाँ से नहीं जाना चाहते थे। और उनके हिसाब से ये दोनों टाउन्स जो थे वो दुनिया में सबसे अच्छे थे, मोस्ट वंडरफुल थे। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. उनके एक विद्यार्थी ने, उनके एक स्टूडेंट ने उन्हें ऑफ़र किया कि हम क्यों ना शहनाई का यहाँ पे स्कूल खोलें यूएसए में और आप उसको हेड कीजिए, आप उसको देखिए और अगर आप कहें तो मैं यहाँ पर पूरा बनारस का पूरा माहौल क्रिएट कर दूँगा, यहाँ पे टेम्पल्स वगैरह सब बना देंगे। बट Khan Saab asked him if he would be able to transport river Ganga as well. तो खान साहब ने उनसे कहा कि क्या तुम गंगा नदी को भी यहाँ ला पाओगे, ऐसा उन्होंने पूछा। Later he remembered to have said, फिर उन्होंने ये भी कहा, that is why whenever I am in foreign country I keep yearning to see Hindustan. While in Mumbai I think of only Banaras and the holy Ganga, and while in Banaras I miss the unique Mattha of Damran.
ये कह रहे हैं कि यही एक बात है कि मैं जब भी किसी विदेश में होता हूँ, कहीं बाहर होता हूँ, तो मैं हमेशा हिंदुस्तान को मिस करता हूँ। जब मैं हिंदुस्तान में मुंबई में होता हूँ तो मैं बनारस को और पवित्र गंगा नदी को मिस करता हूँ, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं मट्ठा मिस करता हूँ जो दुमरान में मिलता है। 13 पैराग्राफ पे आते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच cultural heritage of the India, one that effortlessly accepts that a devotee Muslim like him can very naturally place the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. क्या कहा गया है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो लाइफ है वो एक प्योर या परफेक्ट एग्जाम्पल है कि हमारे भारत में कल्चरल हेरिटेज है। कल्चरल हेरिटेज मतलब हमारे यहाँ पे जो संस्कार है, संस्कृति है, वो हेरिटेज के रूप में है। और एक ऐसे मुस्लिम जो कि डिवोटी थे, जो नमाजी थे, जो नमाज़ पढ़ते थे, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते थे, वो सुबह सुबह काशी विश्वनाथ टेम्पल में जाकर शहनाई भी बजाते थे। तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कि हमारे देश में शुरुआत से कभी भी धर्म जाति के नाम पर इस तरह की कोई भी गड़बड़ नहीं हुई है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away on 21st of August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की मृत्यु 21 अगस्त 2006 को हो गई थी, जब वो 90 साल के हुए और काफ़ी टाइम से बीमार थे। He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning. क्या कहा गया? उनको राजकीय सम्मान दिया गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके मृत्यु के शोक में एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा। तो हियर एंड्स दी लेसन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। पूरा की पूरा ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के लाइफ के बारे में है। उन्होंने किस तरह से म्यूज़िक को, एक शहनाई को नया आयाम दिया, शहनाई की पहचान बनाई, उसके बारे में है। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग, डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग दे रखे हैं। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। Stay home, stay safe, happy learning.